Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deep All in One channel. I hope you all are doing really well. मायके के एक और व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। ससुराल से आए हुए मुझे एक दो दिन हो गया था और आज मैंने सोचा कि चलो मम्मी वाले रूम की अच्छे से क्लीनिंग कर देती हूँ। जो बेड है इसकी बेडशीट तो कल ही चेंज कर दी थी लेकिन फोल्डिंग की रह गई थी। एक बार में सारा ही काम करने लगो ना या सारे ही कपड़े धुलने लगो तो बहुत टाइम भी लग जाता है, थकान भी हो जाती है और फिर वही देखो गर्मी भी हो ही रही है ऑब्वियसली। तो मैं थोड़ा थोड़ा काम करके ना अपना ये निपटाती रहती हूँ हर एक चीज। मम्मी फिलहाल बाहर बैठी हुई हैं, मम्मी और पापा दोनों ही, उनकी वहां बातें चल रही हैं, बीच बीच में जाके मैं भी अपना बात करती जाती हूँ। सामने जो ये फोल्डिंग है ना ये मतलब एक्स्ट्रा अभी रखा हुआ है क्योंकि मैं गई हुई थी। यूजुअली यहाँ पे चेयर्स ही रहती हैं। तो इस वाले फोल्डिंग का ये है कि इस पे कभी मैं सो जाती हूँ, कभी शक्ति सो जाता है, क्योंकि हम दोनों ऑलमोस्ट 24 आवर मम्मी के साथ ही रहते हैं और हम दोनों अपना शिफ्टों में काम करते रहते हैं। जैसे हमारी भी नाइट शिफ्ट चलती है कि इतने बजे तक जो है वो जागेगा, इतने बजे तक दूसरा जागेगा, क्योंकि मम्मी की दवाइयाँ इस तरह की चल रही हैं कि उनकी वॉशरूम में फ्रीक्वेंट विजिट होती रहती हैं। और अभी इतनी ज़्यादा वीकनेस है ना मम्मी के अंदर कि उनको असिस्टेंस चाहिए ही होता है, वो अकेले वॉक नहीं कर सकती हैं। हालांकि जिस दिन मैं वापस आ रही थी यूके के लिए तब तक मम्मी की हालत ऐसी हो गई थी कि वो खुद से चल रही थी, लेकिन स्टिल इतनी वीकनेस है कि एक बंदा उनको साथ में चाहिए ही चाहिए। इन केस पैर मुड़ जाए या एकदम से चक्कर आ जाए, कुछ भी हो सकता है तो एक बंदा उनके ऊपर जो है वो हर टाइम चाहिए ही। तो जब तक मैं थी, मैं और शक्ति, और अभी तो शक्ति जो है वो सब कुछ कर ही रहा है। तो खैर मम्मी बाहर बैठी हुई थी, फिर मैंने सोचा कि चलो बेड जो है इसको भी अच्छे से मैं क्लियर कर देती हूँ। कितना भी चीजें आप समेट के इधर की उधर रखो ना, लेकिन ये एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे इतना क्लटर जमा होता है कि भाई डेली यहाँ से चीजें हटानी पड़ती हैं। आधी चीजें तो मेरी बिटिया की ही रहती हैं, उसकी दुनिया भर की क्लिप्स होंगी यहाँ पे, उसके टॉयज होंगे, उसके पेपर होंगे जो वो अपना होमवर्क करती है, कुछ एक मम्मी की दवाइयाँ भी यहाँ पे रहती हैं। तो आधे से ज्यादा सामान तो यहाँ पे ईवी मैडम का ही रहता था। तो वही सारी चीजें मैंने एक एक करके सेग्रीगेट करी, जहाँ से वो बिलोंग करती है उनको उनकी जगह पे रखा। और आप यकीन मानिए शाम तक इस बेड की हालत फिर से ऐसी ही हो गई थी। इन चीजों के अलावा और बहुत सारी चीजें जो हैं वो यहाँ पे आके जुड़ गई थी। तो ये मेरा ऑलमोस्ट डेली का ही काम होता था कि मैं इस बेड को जो है ना वो थोड़ा सा डीक्लेटर कर दूं, पर शाम तक फिर ये ऐसे ही हो जाता था। पर खैर सुबह को काम करके थोड़ा सा ना सुकून मिल जाता था। तो बेड जो है वो मैंने क्लियर आउट कर दिया था और अभी जो है वो मम्मी बोल रही थी कि चलो मैं काफी देर हो गई बैठे हुए तो मैं लेट जाती हूँ। तो यहाँ पे मम्मी के ना ये पिलोज मैं अरेंज कर रही थी। तो दो तीन पिलो ऐसे लगा के रखते हैं कि अगर उनको थोड़ी देर वो लेटे हुए बैठना है तो उस तरीके से भी वो आराम से बैठ सके, क्योंकि ऑब्वियसली घर में उस तरह के बेड तो होते नहीं है जैसे हॉस्पिटल में होते हैं। तो घर में इसी तरह से चीजों का जो है वो जुगाड़ करना पड़ता है। तो तीन चार पिलो लगा के हम इसी तरह से मम्मा का बैकरेस्ट बना देते हैं, जिससे जो है वो आसानी से बैठ भी जाएं और लेटी भी रहें। साथ ही जो है ये ड्रेसिंग टेबल, इसके ऊपर भी पता नहीं कितना सामान इकट्ठा हो जाता है। तो ये भी सारा का सारा सामान डीक्लटर करके और यहाँ पे मैं अच्छे से डस्टिंग कर दूंगी। गर्मी चल रही है और यहाँ पे जो है ना वो पाउडर लगाने की सबको बहुत ज्यादा आदत है। हमारी तो खैर आदतें छूट गई हैं अब ये पाउडर वगैरह लगाने की। और जब पंखा चलता रहे ना और आप ये टेल्कम पाउडर लगाते हैं तो वो उड़ता है और वो हर जगह बैठता है, वो शीशे पे भी बैठ जाता है, सरफेसेस पे भी बैठ जाता है। तो डेली ड्रेसिंग टेबल की जो डस्टिंग है ना वो लाजमी हो जाती है कि वो करनी ही करनी है, अदरवाइज खुद को ही देख के अच्छा नहीं लगता है। तो बास्केट में सारी चीजें समेट के और मैंने ड्रेसिंग टेबल की अच्छे से डस्टिंग कर दी है। और इसके बाद जो बेड था ना इसके ऊपर भी मैंने एक बार कपड़ा लगा दिया है। हालांकि ऑलमोस्ट डेली ही मैं यहाँ की क्लीनिंग ये कर देती हूँ, पर डेली ही यहाँ पे धूल बैठ जाती है। और ये वो कमरा है जिसमें एसी भी लगा हुआ है, खिड़की दरवाजे सब हम बंद करके ही रखते हैं इसके, बट पता नहीं कहाँ से जो है ये धूल आ ही जाती है, बैठ ही जाती है और साफ करनी ही होती है। तो खैर डस्टिंग का
जितना भी मेरा काम था और क्लीनिंग का जो काम था वो ऑलमोस्ट यहाँ पे डन हो गया है। बस मम्मी आ जाएंगी और उनको जो है वो यहाँ पे मैं बैठा दूंगी। तो इसी तरह से हल्का सा सहारा मम्मी को देना पड़ता है। एक पिलो जो है वो उनके हाथ के नीचे लगा देते हैं क्या, ताकि ना थोड़ा सा वो हैंड रेस्ट भी उनका बना रहे। तो ये पिलोज का जो एक्चुअली काम है ना, ये शक्ति करता है और उसको एग्जैक्टली पता है कि कितनी हाइट पे कौन सा पिलो एडजस्ट करके रखना है। मुझे इतना पता नहीं था। तो मम्मी जैसे ही लेटी ना, देन शी वाज लाइक के नीचे से ना थोड़ा नीचे बैठ रहा है तो थोड़ा सा स्लाइड कर दो, तो फिर मैंने थोड़ा एडजस्ट किया। उसके बाद फिर मम्मी लेटी एंड देन शी सेड के हाँ अब ये बिल्कुल ठीक है। एसी चला रखा था मैंने और मम्मी को थोड़ी सी ठंड सी लगी रही थी, तो फिर मैं कहा चलो मैं चादर रख देती हूँ। हालांकि मम्मी को हॉट फ्लैशेस का ज्यादा है, उनको गर्मी ज्यादा लगती है, वो ज्यादा कपड़ा डालती नहीं। हम तो एसी ब्लैंकेट वगैरह लेके सोते हैं, मम्मी यही कॉटन की एक जो शीट होती है ना यही लेके सोती हैं। तो खैर मम्मी जो है अपना रिलैक्स कर रही हैं और मैं आ गई हूँ इधर की तरफ। अभी पहले जो है कपड़े मैंने वो डाल दिए थे, जो हमारे नहाने वाले कपड़े थे, लाइक जो उतरे थे कपड़े वो मैंने डाल दिए हैं और ये धुल गए थे, इनको अभी ड्रायर में डालूंगी। और साथ ही जो शीट्स वगैरह निकली है उनको फिर मैं वॉशिंग के लिए डाल दूंगी। तो 1-1.5 घंटा देखो लग जाता है इस वाली वॉशिंग मशीन में सारे कपड़े जो हैं वो धुलने में, लेकिन साफ बहुत होते हैं टू बी ऑनेस्ट। और बीच में आप ना ये देख भी सकते हो कि कॉलर पे कुछ गंदगी तो नहीं है, कुछ लगा हुआ तो नहीं है। पापा फिलहाल शॉवर ले रहे थे और मैं उनसे पूछ रही थी कि आपके जो कपड़े बाहर टंगे हुए हैं वो मुझे वॉश करने हैं क्या, क्योंकि जब पापा सुबह दूध लेने जाते हैं ना तो दूसरे कपड़े पहनते हैं, दिन में दूसरे कपड़े पहनते हैं। देन ही सेड कि नहीं आज तो ये धुलने हैं। तो फिर मैंने पॉकेट्स वगैरह चेक करके वो भी कपड़े डाल दिए, तो इनको भी फिर मैं वॉशिंग में डाल दूंगी। अभी जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी ना उसमें मैंने दिखाया था कि मैंने अपनी मदर इन लॉ के लिए खीर बनाई थी। चावल जो है वो मैं यूके से लेकर आई थी। तो कमेंट आया था एक मेरे पास, बहुत ही अजीब सा कमेंट था वो, कुछ इनअप्रोप्रिएट वर्ड थे उसके अंदर, तो वो हेल्ड में चला गया था। पढ़ा मैंने वो कमेंट, हंसी भी आई मुझे उस चीज की पढ़ के। तो मैंने बकायदा वो आईडी रिपोर्ट करके और उसको ब्लॉक कर दिया है। तो ठीक ही चीज जो है वो यहाँ पे मैं आपके साथ मेंशन करूंगी, जो शायद किसी और को भी उस चीज की गलत फहमी हो। तो उनका पहला तो ये था कि मैं इतने पुराने चावल की खीर खिला के ना उनको बीमार करने के लिए आई हूँ। तो भाई शायद अनाज का आपको नहीं पता है कि अनाज किस तरीके से वर्क करता है। उन शायद उनके घर में ऐसा होता होगा कि खेत से चावल लेकर आते होंगे, मुंजी बोलते हैं उसे, वो लेकर आते होंगे और साथ साथ बना लेते होंगे। लेकिन कायदे में जो चावल होते हैं ना वो 1 साल 2 साल 5 साल 6 साल पुराने भी होते हैं। और बासमती चावल का तो कहा जाता है जितना पुराना होता है वो उतना ज्यादा अच्छा होता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अनाज की कोई नॉलेज है नहीं, बस आके हमें कुछ भी लिख देना है। तो उनके हिसाब से मैं उनको भी बीमार करना चाह रही हूँ और सब कुछ जो है ना वो मैं हथिया लूंगी। सब कुछ जो है मैं अपने नाम कर लूंगी। तो भाई क्या ही कह सकते हैं लोगों की ऐसी सोच के बारे में। मैं और विकास हम जो कुछ भी अपने घर के लिए कर रहे हैं वो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। हमारे घर से जो लोग भगवान को प्यारे हुए हैं वो उनकी डेस्टिनी थी और उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। जो चीजें हुई हैं, कोई बीमार होके गया, कोई कैसे भी गया, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता था। रही बात इसकी कि भाई मैं सारी चीजें हथिया लूंगी। हम यूके में रहते हैं, मेहनत करी है, अपना घर बना लिया है, 2 बेटियां हैं यहाँ पे, मेहनत की कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं। वहां के घर के क्या मैं पहिए लगा के यहाँ ले आऊंगी, या जो वो खेती बाड़ी की जमीन है उसको मैं यहाँ लेकर आ जाऊंगी, या फिर अगर ये हो कि बेच बाच के यहाँ हम कुछ ले आएंगे। तो इतनी गंदी और नीच परवरिश न मेरी है और ना मेरे पति की है। हमारे संस्कार बहुत अच्छे हैं। रही बात किसी चीज का हिस्सा लेने की, तो भाई कल भी आर्य शौर्य का ही था सब कुछ, आज भी उन्हीं का है और कल को भी उन्हीं का होगा। हमारे कोई बेटा नहीं है जो जाके वहां हिस्सा मांगेगा। बेटियां हैं हमारी ये तीनों, शगुन, अद्वी और ईवी, ये अपने घर की हो जाएंगी एक दिन। इन्हें हम इस काबिल बनाएंगे, इतना ये पढ़ ले लिख ले, इस काबिल हो कि कभी ये किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे। और बाकी उन दोनों और बच्चों का भी है, लाइक हमारे 5 बच्चों का ये है कि पढ़ लिख के काबिल हो जाए, अपना करो, खुश रहो। कौन लड़की आके
किसी का कुछ लेने लग रही है। लड़कियों को क्या चाहिए कि उनका मायका बना रहे, उनके भाई भतीजे बने रहे, ठीक है, वो आती जाती रहे, कौन आके कुछ लेने लग रहा है। तो लोगों की सोच इतनी गंदी है ना कि वो किसी के बारे में जानते नहीं, किसी का बैकग्राउंड उन्हें नहीं पता, किसी की फैमिली हिस्ट्री उन्हें नहीं पता, लेकिन आके बहुत ही गंदा गंदा जो है ना वो बोल के चले जाते हैं। तो अगर आपको कुछ नहीं पता है ना तो उल्टा सीधा मत बोलो। मैं मेरे परिवार के लिए या मेरे हस्बैंड हमारे परिवार के लिए क्या करते हैं वो ऊपर वाला जानता है और हमारे घर वाले जानते हैं, ठीक है। आप इस अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं बोल सकते ना तो आपको किसी को बुरा बोलने का भी कोई हक नहीं है। अगर कोई सोशल मीडिया पे है और यहाँ पे आपके साथ कुछ चीजें शेयर कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो गया। वी आर पब्लिक फिगर बट वी आर नॉट पब्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जिस चीज के बारे में आपको पता है आप उस चीज के बारे में बोलिए, या जिस चीज के बारे में वो वीडियो दिखाई गई है उस चीज से रिलेटेड कुछ है तो आप वो बोलिए, इधर उधर की अदरवाइज ये ना फिर आप अपना माइंडसेट और अपनी ही जो है ना वो परवरिश दिखाते हैं जब आप इस तरह की गलत शब्द या गलत बातें इस्तेमाल करते हैं। तो खैर बहुत ज्यादा मैंने इस चीज के बारे में बोल दिया। जिसकी जितनी सोच वो उतनी ही बातें कर सकता है, उससे ज्यादा वो सोच नहीं सकता है। बीच में इतना कुछ मिस हो गया, भैया बहुत बड़ा झाड़ लेकर आ गए थे करी पत्ते का, तो वो मैंने साफ करके रखा। और ब्रेकफास्ट का टाइम हो रहा था तो यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो आज मैंने पोहा बनाया है और इसमें मैंने प्याज डाली है, पापा को प्याज पसंद आती है और प्याज से ना थोड़ा मॉइस्चर भी ऐड हो जाता है इसके अंदर। पापा को बहुत खड़ा खड़ा जो पोहा है ना वो पसंद नहीं आता है, फिर उनको लगता है कि वो गले में अटक रहा है। तो वही राइस ऑफ का मैंने तड़का लगाया है, थोड़ी सी यहाँ पे मूंगफली ऐड करी है, करी पत्ता ऐड करा है, हरी मिर्च जो है वो थोड़ी सी डाली है और उसके बाद मैंने धनिया पाउडर डाला है। वैसे डलता नहीं है लेकिन हमारे घर में पसंद किया जाता है इसीलिए मैंने धनिया पाउडर डाला है, साथ ही थोड़ी सी हल्दी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। पोहा मैंने अच्छे से वॉश करके और ऐसे ही छलनी में डाल दिया था। पोहे को कभी भी सोक करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप उसको पानी में सोक कर देते हैं ना तो फिर वो इतना ज्यादा पानी पी लेते हैं ना, फिर वो गुठली गुठली सी हो जाती है, वो बहुत ज्यादा खिला खिला पोहा जो है नहीं तैयार होता है। बस अच्छे से पानी से धो के और आप उसको छलनी में ऐसे ही छोड़ दें, कुछ पानी वो एब्जॉर्ब करता है और उससे वो बहुत अच्छे से फ्लफ हो जाता है। तो यहाँ पे सारी चीजें अच्छे से भुन गई थी, पोहा मैंने ऐड कर दिया था। टेस्ट के हिसाब से जो है मैंने इसमें सॉल्ट ऐड करा और साथ ही में इसमें जैगरी पाउडर, शक्कर बोलते हैं हमारे यहाँ, तो शक्कर मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी। पोहे के अंदर थोड़ा सा मीठा जाता ही है और तभी वो खट्टा मीठा सा जो है वो फ्लेवर आता है। अब इसके अंदर जो है ना वो नींबू का रस जाना था और इस बार जो सब्जी वाला नींबू देके गया ना भैया उसमें से रस जो है ना वो नाम मात्र का ही निकल रहा था, बस एक बूंद दो बूंद ऐसे, और सिर्फ उसमें से ना वो फूसरे फूसरे से निकलते आ रहे थे। तो अगले दिन फिर पापा ने कहा भी कि भाई कैसे नींबू देके गया, तो अगले दिन वो फिर नींबू देके गए और वो भी ऐसे ही देके गए। तो क्या जैसे तैसे करके 5-6 नींबू जो हैं वो उनको रगड़ रगड़ के जैसे तैसे मैंने 1-1.5 टेबल स्पून उसके अंदर से ये रस निकाला और फाइनली वो इसके अंदर ऐड करा। और इससे ज्यादा जाता तो ज्यादा बेटर होता है, मेरे ख्याल से 1 टेबल स्पून भी नहीं होगा। साथ ही मैंने हरा धनिया इसके अंदर ऐड कर दिया, इसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया था। ज्यादा बड़े बड़े पत्ते मेरे यहाँ मायके में भी नहीं खाते हैं हरे धनिए के, तो बिल्कुल फाइनली चॉप कर लिया था और लिटरली ये बहुत अच्छा पोहा तैयार हुआ था। बस जरा सी कमी जो है ना वो नींबू की ही लग रही थी कि थोड़ा सा अगर और होता तो फ्लेवर और अच्छे से बैलेंस हो जाता। अगर मुझे पता होता ना कि नींबू में से रस नहीं निकलेगा तो मैं शुगर जो है वो 1 चम्मच कम डाल देती। बट खैर जो भी हुआ, खाया सबने, पसंद सबको आया। और बस यहाँ पे पोहा जो है हमारा तैयार हो गया। फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है, इसको थोड़ी देर कवर करके छोड़ देंगे। 5-10 मिनट का अगर आप रेस्टिंग टाइम दे दो ना तो ये सारे फ्लेवर अच्छे से जो है वो पोहे में चले जाते हैं। और पोहा बना हो और उसके साथ आलू भुजिया ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो आलू भुजिया का पैकेट मैंने यहाँ पे ओपन करा और बस अब सबको जो है ना वो सर्व करना मैं शुरू करूंगी।
और यहाँ पे ये मत सोचना कि वीडियो पॉज़ हो गई थी, मैं स्पून लेने के लिए गई हुई थी। बर्तनों का स्टैंड और ये जो किचन हमारा आइलैंड आइलैंड बोलो या फिर जो स्पेस है जहाँ पे खाना बनता है, बीच में मुझे ऐसा लगता है 1 किलोमीटर की दूरी है, तो काफ़ी बीच में स्पेस है, तो इधर से उधर बर्तन लाने में ना बड़ा टाइम ही लग जाता है। तो खैर यहाँ पे पापा का मैंने सर्व कर दिया था, साथ ही मैंने भैया का भी कर दिया है। और भैया जो है वो प्लेट में नहीं खाते हैं, वो बोल में खाते हैं, तो उनका मैंने बोल में लगा दिया था, नमकीन डाल के मिला ही दिया था। इसके बाद जो है वो नहाने धोने का सारा काम हुआ, कपड़ों का काम भी मेरा निबट गया था, और बीच में जो है वो मम्मी का फ्रूट टाइम भी हो गया था, उस बीच का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। और अभी टाइम हो गया था मम्मी के लंच का। तो यहाँ पे मैं मम्मी की खिचड़ी बना रही हूँ। खिचड़ी मैंने बॉईल कर ली थी पहले से ही, और पनीर बाद में आया था, तो आज मम्मी की खिचड़ी में ना पनीर डालूंगी। तो खिचड़ी पहले ही बॉईल कर ली थी, और अभी बस पनीर हल्का सा 1 चम्मच घी में सौते करके, और फिर मैं जो है वो खिचड़ी के साथ उसको ऐड कर दूंगी, क्योंकि रॉ पनीर नहीं दे सकते हैं, अभी भी पका हुआ पनीर ही देना है मम्मी को। यूजुअली तो जब मैं खिचड़ी बनाती हूँ ना, तो फिर मैं उसी में ही बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस करके ऐड कर देती हूँ, बट आज था नहीं, बाद में आया, तो इसीलिए खिचड़ी पहले बना दी थी। तो अभी यहाँ पे 1 चम्मच मैंने घी डाला है, उसमें बिल्कुल थोड़ा सा मैंने जीरा ऐड करा है, हल्दी डाली है, और साथ ही मैंने उसके अंदर बिल्कुल बारीक बारीक कटा हुआ पनीर शामिल कर दिया है। हल्का सा उसको सौते करेंगे, और उसके बाद जो खिचड़ी मैंने उबाल के रखी थी वो मैं इस कढ़ाई के अंदर ऐड कर दूंगी, और मम्मी की बढ़िया सी खिचड़ी जो है लंच के लिए तैयार हो जाएगी। बाकी हम सबके लंच के लिए आज मैं बना रही हूँ कढ़ी। कढ़ी जो है वो पहले दिन बन गई थी, बची हुई थी, तो उसको दोबारा से तड़का लगा रही हूँ। क्वांटिटी थोड़ी सी कम थी उसकी सबके हिसाब से, तो ना कुछ उबले हुए आलू रखे थे, तो मैंने सोचा कि चलो आज ना आलू वाली कढ़ी बना देते हैं। पहले दिन तो पकौड़े वाली कढ़ी सबने खाई ही है, और पापा का कहना, कढ़ी जितनी ज्यादा बासी हो जाती है ना, वो उतनी ज्यादा टेस्टी लगती है। कढ़ी और साग, ये 2 चीजें ऐसी हैं कि जितनी पुरानी होती जाए ना, दोबारा तड़का लगाते जाओ, उतना ही ज्यादा टेस्ट जो है वो इनके अंदर आता जाता है। इधर हमारे अर्जुन सिंह जो है ना, वो भी उठ गए हैं, और अब ना इधर उधर ताका झाकी चल रही है कि कहीं कुछ मिल जाए। जो जिस टाइम पे खाना बनता है तब तो खाना नहीं होता है, क्योंकि वही नाइट शिफ्ट चल रही होती है, कभी इस टाइम उठता है, कभी उस टाइम उठता है। तो अब आके वो ताका झाकी चल रही है। मैं कहा हमने तो पोहा बना के खा लिया, अब बता तेरे को खाना हो तो सर्व करूं, तो नहीं। तो अब वही देख रहा हो, कहीं से नमकीन उठा के खा लेगा, कुछ करके खा लेगा, नहीं तो फिर कुछ बाहर से ले आएगा। और अब इस टाइम पे अर्घ्य टाइम पे खा लेगा, फिर जब अब लंच बनेगा फिर नहीं खाएगा। तो यही जब इसकी नाइट शिफ्ट चल रही होती है ना, तो घर में यही चल रहा होता है कि अर्जुन क्या खाएगा और किस टाइम खाएगा। तो खैर खिचड़ी जो है वो यहाँ पे हो गई थी, थोड़ी सी रख के थिक सी थी, तो मैंने थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो पानी भी ऐड कर दिया है, और साथ ही यहाँ पे मैं प्याज चॉप कर रही हूँ फाइनली कढ़ी के लिए। तो आजकल छुट्टियां चल रही हैं गर्मियों की इंडिया में, तो यहाँ पे तो अगस्त में पड़ती हैं समर वेकेशन, बट इंडिया में चल रही है। तो आप लोगों का क्या प्लान चल रहा है? और अर्जुन सिंह आ गए हैं आप सभी को हाय बोलने के लिए। तो यस, अपना प्लान मेरे साथ शेयर करना, कौन मम्मी के यहाँ जा रहा है, कौन ससुराल जा रहा है, कौन जो है वो कहीं घूमने के लिए जा रहा है ना, एक ना कनेक्शन बनता है जब एक दूसरे के बारे में पता चलता है। और गर्मियों की छुट्टियों में कोई ना कोई इधर उधर सब कुछ ना कुछ प्लान करते ही हैं। तो जो भी आपके प्लान्स है मेरे साथ जरूर शेयर करना। तो चलिए अभी यहाँ पे कढ़ी बना लेते हैं। तो वॉक में ना बिल्कुल थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है, सरसों का तेल है ये। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक चीज नोटिस करी है कि यहाँ पे सरसों का तेल जब आप पका के भी रख लेते हैं ना, तो भी वो थोड़ा येलोइश ही रहता है। यूके में जो मैं अपना तेल पका के रखती हूँ ना, तो वो येलोइश नहीं रहता, वो ऑलमोस्ट व्हाइट सा ही हो जाता है। यहाँ पे येलो ही रहता है। और सच बताऊं तो इस ऑयल में ना खुशबू भी अलग है, और साथ ही इसमें रंग भी बहुत अच्छा आता है जब भी आप कोई सब्जी बना रहे होते हो या करी बना रहे होते हो। तो वो जो देगी मिर्च या कश्मीरी मिर्च का जो रंग है ना, वो इसमें बहुत अच्छे से उभर के आता है।
तो खैर थोड़ा सा ऑयल डाला था, उसमें प्याज को मैंने अच्छे से भूना है, थोड़ा सा जीरा डाला था। पहले दिन जो कढ़ी है वो मेथी में छुकी हुई थी, तो इसीलिए मैंने इस बार मेथी दाना नहीं डाला था, बस थोड़ा सा जीरा डाला है। उबले हुए आलू थे ये मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कर लिए थे और इनको मैंने ऐड कर दिया है ऑलमोस्ट प्याज के साथ ही, ताकि ये ना अच्छे से रोस्ट हो जाए। प्याज भी साथ साथ भुनती रहेगी, साथ साथ हमारे आलू भी हो जाएंगे। और आलू के ही हिसाब का मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है, इससे ना रोस्टिंग आसान हो जाती है हमारी और अच्छा सा कलर आ जाता है। तो अभी यहाँ पे आपको लगेगा कि हल्का सा ना कलर आ गया है आलू के ऊपर, थोड़ी थोड़ी सी एजेस भी ब्राउन होने लगी हैं। इस पॉइंट पे जो है मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करा है थोड़ा सा, और साथ ही जो है थोड़ा सा मैंने धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। इसके बाद इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और जो हमारी कढ़ी थी ना वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा हाँ, थोड़ी सी कश्मीरी चिली भी मैंने ऐड करी है। तो कढ़ी जो है वो ऑलरेडी बनी हुई है। कढ़ी किस तरह से मैं बनाती हूँ, कैसे मैं घोल बनाती हूँ, एग्जैक्टली वैसे ही बनता है। बस इस बार का ये था, या ये बोलूँ कि इंडिया की कढ़ी वो है जो कि बटर मिल्क से तैयार होती है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और बटर मिल्क वो बिल्कुल नहीं होता है कि आप दही को पतला कर लो तो वो बटर मिल्क हो जाता है, नहीं। बटर मिल्क इज कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। जब आप दही जमाते हैं और अगले दिन फिर जब आप उस दही को बिलोते हैं, उसमें से मक्खन अलग हो जाता है और जो बाकी का बचता है ना उसको बटर मिल्क बोलते हैं, छाछ या मट्ठा, जो मैं ससुराल से लेकर आई थी। यूजुअली तो यहाँ पे मलाई उतार के और फिर उसका प्रोसेस होता है घी वी बनाने का। गाँव में क्या होता है कि जितना भी शाम तक दूध बचता है, क्योंकि भैंसे वगैरह सभी के यहाँ होती हैं, तो वो सारे ही दूध की दही बना दी जाती है। अगले दिन उसको बिलो के उसका मक्खन अलग किया जाता है और बटर मिल्क निकाल लिया जाता है। फिर उस मक्खन को मेल्ट करके जो है वो घी बनाया जाता है। मोस्टली यहाँ मेरे मायके में जो होता है कि दूध गर्म करके जब वो ठंडा हो जाता है, मलाई उतार के और फिर उस मलाई को बिलो के उससे मक्खन निकाला जाता है और उसका घी बनाया जाता है। तो उस मलाई से बिलो के जो रेजिड्यू निकलता है ना वो बटर मिल्क नहीं होता है, वो ऑलमोस्ट दूध जैसा ही होता है, जिससे जो है वो आप पनीर भी बना सकते हैं या दही जमा सकते हैं। तो एक घी को बनाने के बहुत सारे प्रोसेस हैं और हर जगह अलग अलग तरीके से फॉलो किया जाता है। तो खैर कढ़ी जो है वो अच्छे से मैंने तड़का लगा दिया था, इसके बाद चावलों का पानी रख दिया था और उसके बाद फिर कुछ मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि वो टाइम हो जाता है तब अद्वी का ना या यूके में स्कूल टाइम हो जाता है, तो फिर उस टाइम पे उससे वीडियो कॉल होती है, स्कूल जाने से पहले उससे बात हो जाती है, तो फिर मैं कुछ रिकॉर्ड कर ही नहीं पाई। खाना हो गया था, अभी शाम का टाइम है और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आम्बी प्याज की चटनी। जो कच्ची आम्बी होती है ना, कच्ची अम्मिया, रॉ मैंगो जो होता है वो, और प्याज की चटनी। ओ माय गॉड, इट इज सो टेस्टी कि अगर कुछ और ना भी हो ना तो बस नमक की रोटी हो, ये चटनी हो, साथ में अगर आपको दूध लेना हो तो आप दूध ले लो एंड यू आर गुड टू गो। इट इज वेरी टेस्टी, एक बार आप बना के रख लो। तो इसमें बस प्याज जाती है, कच्ची आम्बी जाती है, टेस्ट के हिसाब से नमक डाल लो, सौंफ, धनिया, और साथ में जाता है इसमें जैगरी पाउडर, शक्कर। चीनी भी आप डाल सकते हो, पर जो शक्कर का टेस्ट या और उससे जो वो ब्राउन कलर आता है ना चटनी का, दैट इज ऑसम। तो आप एक बार ना ये वाली चटनी बना के जरूर देखना, बहुत अच्छी बनती है। छोटे जार में मैंने चॉप करी थी, बट फिर लगा के बाकी सामान डाल के जो है ना ये चल नहीं पाएगा, तो फिर बड़े जार में मैंने सारी चीजें ट्रांसफर करी। और चटनी का जो लुक है वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, उसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी, बट रेसिपी बता दी है, बना के जरूर देखना। और इसी के साथ आ गए इस वीडियो के एंड पे। आई होप आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।